गुस्से में ऑफिस पहुंचता है। उसे गुस्से में देख कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता है। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। मिहिर सीधे अपने केबिन में जाता है। उसका दिमाग आरोही के बारे में सोच सोच कर फट रहा था। उस वक्त वो कहीं से भी उस आरोही को अपने सामने चाहता था। मिहिर मन ही मन आरोही के बारे में फिर से सोचने लगता है। वो खुद से कहता है, तुम फिर से मुझे मिली और सपनों की तरह गायब हो गई। तुम एक बार मुझे मिल जाओ, मैं एक पल के लिए भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो अपनी चेयर पर बैठता है और उसे टिक कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो पुरानी यादों में कहीं खो जाता है। फ्लैशबैक। 2 हफ्ते पहले शाम के करीब 6 बजने वाले थे। दिल्ली शहर के रोड पर अनगिनत लोग चलते नजर आ रहे थे। उसी रोड पर मिहिर तेजी से ड्राइव कर रहा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह सख्त था। थोड़ी देर बाद वो रेड सिग्नल पर रुक गया। तभी उसकी नजर रोड के उस पार खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। वो उसको एक पल के लिए देखता ही रह गया। उस लड़की के चेहरे पर उदासी थी। वो बार बार अपनी घड़ी में टाइम देख रही थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी पीछे गाड़ियों की हॉर्न की आवाज आई, जिससे मिहिर होश में आ गया और अपने आसपास देखने लगा। फिर वो सामने देखता है, लेकिन उसे वो लड़की कहीं नहीं दिखी। उसे ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ उसका वहम था। मिहिर उसे इग्नोर करते हुए घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर वो सीधे अपने रूम में जाता है और शावर लेकर बेड पर लेट जाता है। उसका दिन ऐसे ही बीत गया था। सुबह से ऑफिस और देर रात तक घर आना। कभी कभी वो काम में इतना डूब जाता था कि पूरी रात ऑफिस में ही गुजार लेता था। उस दिन मिहिर को बार बार उस लड़की की याद आ रही थी। वो रात भर उस लड़की को याद करके सो नहीं पाया था। फ्लैशबैक एंड। मिहिर खुद से ही कहता है, जब मैंने तुम्हें होटल में देखा तो मुझे लगा तुम वहां हो ही नहीं, पर तुम वहां थी। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। थोड़ी देर बाद वो अपना काम करता है और ऑफिस से निकल जाता है। उसके चेहरे पर हमेशा वाले कोल्ड एक्सप्रेशन थे। वो अकेले रहना चाहता था, इसलिए उसने बॉडीगार्ड को साथ आने से मना कर दिया था। वो कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस लड़की पर था, जिसे देखकर वो पहली नजर में ही उसका दीवाना हो गया था। मिहिर की दीवानगी उसके लिए इस कदर बढ़ गई थी कि वो सब कुछ खोकर बस उसे पाना चाहता था। दूसरी ओर आरोही होटल से निकलकर सीधे हॉस्पिटल पहुंचती है। वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाती है। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ देखी जा सकती थी। सामने उसे उसकी बुआ रमा दिखती है, जो बस रोई जा रही थी, और उसकी बुआ की बेटी तनुजा उसे चुप करा रही थी। आरोही जल्दी से उनके पास जाकर कहती है, क्या हुआ आरव को? कहाँ है वो? रमा जी रोते हुए कहती है, बेटा वो। उन्होंने बस इतना ही कहा था कि उन्हें फिर से रोना आ गया। आरोही अपने आंसुओं को रोकते हुए कहती है, बोलिए बुआ जी, क्या हुआ आरव को? तभी तनुजा रोते हुए कहती है, दीदी, आरव स्कूल से घर आ रहा था, तभी उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। आरोही ये सुनकर जैसे सदमे में चली गई थी। उसे अपने आसपास की दुनिया घूमती हुई नजर आ रही थी। उसके पास उसका भाई आरव ही तो था। कुछ सेकंड तक शॉक में रहने के बाद आरोही अपनी लड़खड़ाती जबान से कहती है, आरव अभी अभी वो ठीक तो है ना? तनुजा सिसकते हुए कहती है, अभी वो ठीक तो है, पर उसके सर पर बहुत गहरी चोट आई है। डॉक्टर ने कहा है कि जल्द से जल्द उसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी, वरना वो कोमा में भी जा सकता है। इतना सुनने के बाद तो मानो आरोही की दुनिया ही खत्म हो गई थी। वो पूरी तरह जम गई थी। उसकी आंखों में रुके हुए आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए। तनुजा आरोही से कहती है, दीदी दीदी खुद को संभालिए, आरव ठीक हो जाएगा। तभी वहां एक डॉक्टर आता है और कहता है, देखिए, आप सब हिम्मत से काम लीजिए। सर्जरी सक्सेसफुल हुई तो आरव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 3 दिन के अंदर उसकी सर्जरी हो जानी चाहिए, नहीं तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर आरोही को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो जल्दी से कहती है, तो आप जल्द से जल्द उसकी सर्जरी कीजिए। डॉक्टर कहता है, ठीक है, आप फॉर्म और पेमेंट कर दीजिए, हम सर्जरी की तैयारी करते हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। तभी अनुजा कहती है, पर दीदी, हम सर्जरी के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? तनुजा की बात सुनकर आरोही और परेशान हो जाती है। वो अपनी बुआ जी को देखते हुए कहती है, तनुजा, तुम बुआ जी का ध्यान रखो, मैं कुछ करती हूँ।
इतना कहकर आरोही बिल्कुल शांत हो गई और हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। वो बिना आगे पीछे देखे रोड में चलने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा था। इतनी परेशानियों के बीच में आरव की ऐसी हालत हो गई थी। अगर उसे कुछ हो गया तो आरोही का क्या होगा? उसे अपने दिल में तेज दर्द महसूस हो रहा था और ना चाहते हुए भी उसके आंसू बिना शोर किए उसके गालों को भिगा रहे थे। दूसरी ओर मिहिर कार ड्राइव कर रहा था। वो अब भी आरोही के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसकी नजर रोड पर चल रही एक लड़की पर पड़ती है। एक पल के लिए तो उसे यकीन नहीं होता कि ये वही लड़की है जिसे देखने के लिए वो तरस रहा था। वो होश में आता है और जल्दी से कार रोकता है। वो गाड़ी से उतरकर सीधे आरोही की ओर बढ़ता है, लेकिन मिहिर को ऐसा लगता है कि आरोही बस बेहोश होकर गिरने ही वाली है। इसलिए वो जल्दी से आगे बढ़कर अपनी मजबूत बाहों में उसे थाम लेता है। मिहिर आरोही को इस तरह बेहोश होते देख परेशान हो जाता है। वो जल्दी से उसे कार में बिठाता है और तेजी से कार ड्राइव करते हुए घर की ओर ले जाता है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और 10 मिनट में डॉक्टर को लेकर घर पहुंचने को कहता है। थोड़ी देर में मिहिर आरोही को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। वहां पहले ही उसका असिस्टेंट विजय और डॉक्टर की पूरी टीम खड़ी थी। मिहिर जल्दी से आरोही को अपने रूम में ले जाकर बेड पर लेटा देता है। ये सब देख वहां पर खड़े सारे लोग हैरान हो गए, क्योंकि मिहिर लड़कियों से 10 कदम दूर रहता था और आज तक वो किसी लड़की को अपने घर लेकर नहीं आया था। लेकिन आज तो वो आरोही को अपने बेडरूम तक लेकर आ गया था। सामने खड़े लोगों के लिए ये ऐसा था जैसे उन्होंने रेगिस्तान में बर्फ देख लिया हो। मिहिर डॉक्टर को कोल्ड लुक देते हुए कहता है, इसे चेक करो, क्या हुआ इसे? अचानक बेहोश हो गई थी। सब डॉक्टर आरोही की ओर बढ़ते हैं और उसे चेक करने लगते हैं। उनके आरोही को छूते ही मिहिर अपनी मुट्ठियां बंद कर लेता है। किसी और का आरोही को छूना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये आरोही की हेल्थ का सवाल था। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर कहता है, शायद उन्होंने दिन भर से कुछ खाया नहीं था और जरूरत से ज्यादा टेंशन लेने की वजह से बेहोश हो गई थी। फिर दूसरा डॉक्टर कहता है, इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा, आप इन्हें टाइम से दवाई देते रहिए और उनका ठीक से ख्याल रखिए, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। वहां पर खड़े सब लोग यही सोच रहे थे कि आखिर ये लड़की है कौन, पर किसी की भी ये पूछने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वहां खड़े सब लोग मिहिर के कुछ बोलने का वेट कर रहे थे। तभी मिहिर कहता है, ठीक है, अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। वहां खड़े सबको ऐसा लग रहा था जैसे अभी उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई हो। सब बिना एक पल गवाए वहां से गायब हो गए। मिहिर आरोही को देखता है और धीरे से उसके पास बैठ जाता है। मिहिर आरोही को देखते हुए कहता है, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जो कोई और देखता तो मिहिर को देखकर पागल ही हो जाता। मिहिर आरोही को प्यार से निहारने लगता है। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। मिहिर के भाव एकदम से बदल जाते हैं। जहां एक पल पहले उसके चेहरे पर प्यार के भाव थे, वहीं अब गुस्से ने ले लिए थे। मिहिर गुस्से से दरवाजे की ओर बढ़ता है। रूम के बाहर उसका असिस्टेंट विजय खड़ा था। विजय मिहिर को गुस्से में देखकर बहुत डर जाता है। उसे पता चल चुका था कि उसने सोए हुए शेर को जगा दिया है। मिहिर रूम से बाहर आकर विजय को खा जाने वाली नजरों से देखता है। विजय जल्दी से खुद को नॉर्मल करते हुए बोलता है, बॉस, आपने उस लड़की की इंफॉर्मेशन मंगवाई थी। मिहिर आगे चलते हुए बोलता है, बोलो। विजय उसके पीछे पीछे चलते हुए बोलता है, उस लड़की का नाम आरोही है। मिहिर धीरे से कहता है, आरोही, और फिर हल्का सा मुस्कुराता है। विजय मिहिर को अचानक मुस्कुराता देख हैरान हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, अभी तो इतने गुस्से में थे, अब मुस्कुरा कैसे रहे? ये इंसान मुस्कुरा भी सकता है, यकीन नहीं होता। मिहिर की आवाज से विजय अपने ख्यालों से बाहर आता है। मिहिर कहता है, कंटिन्यू। विजय अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को देखते हुए कहता है, आरोही पिछले 1 महीने से होटल में एक छोटी सी मैनेजर का काम कर रही है। उसके घर में उसकी बुआ रमा, उसकी बुआ की बेटी तनुजा और आरोही का भाई आरव रहता है। तनुजा अभी कॉलेज में है और आरव अभी 12th क्लास में है। आरोही ने फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की है, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। मिहिर कहता है, फिर वो होटल में छोटी सी मैनेजर का जॉब क्यों करती है? उसे पढ़ाई करनी चाहिए। विजय आगे बोलता है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने के कारण वो पढ़ाई छोड़कर जॉब करती है।
और उनकी पढ़ाई पूरी ना होने के कारण शायद कोई भी कंपनी उसे जॉब पर नहीं रखती है। होटल वालों से पता चला है कि वो काफी टैलेंटेड है। उन्होंने अभी एक फंक्शन का डेकोरेशन खुद करवाया था और उनका काम लोगों को बहुत पसंद आया था। जब वो 8 साल की थी तब उसके माँ पापा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। विजय थोड़ा रुककर आगे बोलता है, आरोही की फैमिली करीब 40 दिन पहले ही दिल्ली शिफ्ट हुई है। उससे पहले वो लोग कोलकाता में रहते थे और पता चला है कि वो लोग कोलकाता से पहले कहीं और रहते थे। मिहिर के भाव अचानक बदलने लगते हैं और वो पूछता है, ऐसा क्यों? विजय कहता है, उनकी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, लेकिन उनकी बुआ आरोही और उसके भाई आरफ को किसी से बचा रही है। मिहिर गहरी सांस लेते हुए कहता है, और कुछ पता चला? विजय सर झुकाते हुए कहता है, सर जैसे ही मुझे कुछ और पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मिहिर कहता है, आरोही के घर वाले इस वक्त कहाँ हैं? पता करके बताओ। ठीक है बॉस। इतना कहकर विजय वहां से चला जाता है। मुंबई में माहिर अपने फैमिली के साथ बैठकर डिनर करता है, फिर अपने कमरे में आ जाता है। वो शावर लेता है और बालकनी में आकर बैठ जाता है। फिर से निष्ठा के बारे में सोचने लगता है। वो खुद से ही कहता है, इस लड़की ने परेशान करके रखा है। जब से मिली है मेरे मन से जैसे हटने का नाम ही नहीं ले रही है। मिस ब्यूटी से तो मिलना ही पड़ेगा। उसे बार बार सिर्फ निष्ठा ही याद आ रही थी। क्या वो वही लड़की है? उसके मन में यही ख्याल आ रहे थे। वो बेड पे लेट जाता है और सोने की कोशिश करने लगता है। मीर तेज कदमों के साथ वापस रूम में आता है। वो आरोही के पास जाकर बैठ जाता है और आरोही को देखकर मुस्कुराने लगता है। तुम सोते हुए और भी प्यारी और मासूम लगती हो, वो अपने मन में ही कहता है। कुछ देर तक उसे ऐसे ही देखने के बाद वो अपना लैपटॉप उठाता है और अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद अचानक आरोही नींद में चीखने लगती है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही थी। मिहिर ये सब देखकर घबरा जाता है। वो जल्दी से उसे गले से लगा लेता है। वो उसे शांत करने के लिए धीरे धीरे उसकी पीठ को सहला रहा था। थोड़ी देर में ही आरोही शांत हो जाती है और फिर से गहरी नींद में चली गई। मीर उसे बाहों में लेकर उसके साथ लेट गया। वो कमरे की सारी लाइट ऑफ करके एक छोटी सी लाइट ऑन कर देता है। मीर आरोही को गौर से देख रहा था और वो उसे बस एक टक देखे ही जा रहा था। उसे ऐसे लग रहा था अगर वो सो गया तो आरोही फिर गायब हो जाएगी। लेकिन उसकी आंखें ज्यादा देर तक उसका साथ नहीं दे पाई और वो भी उसे देखते हुए सो गया। करीब 1 घंटे बाद आरोही अपनी आंखें खोलती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। फिर वो देखती है कि वो किसी की बाहों में सो रही थी। वो ये देखकर डर जाती है। वो खुद को उन मजबूत बाहों से छुड़ाने लगती है जिसने उसकी कमर को कसकर पकड़ा था। मिहिर उसे ऐसे पकड़ के सो रहा था जैसे आरोही उसे छोड़कर भाग जाएगी। कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी। अगर आरोही खुद को छुड़ा पाती तो वो तुरंत वहां से भाग जाती। आरोही परेशान सी खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी मिहिर अपनी आंखें खोलता है। उसे आरोही को खुद की बाहों में देखकर बहुत खुशी हो रही थी। हल्की सी डिम लाइट में उसका चेहरा और भी प्यारा लग रहा था। वो उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहता है, उठ गई तुम? आरोही परेशान सी पूछती है, कौन है आप और आप मुझे पकड़कर क्यों सो रहे हैं? छोड़िए मुझे। मिहिर की पकड़ थोड़ी ढीली हो जाती है। वो मिहिर से खुद को छुड़ा लेती है। फिर जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो गई। मिहिर बेड से उठता है और कमरे की सारी लाइट ऑन कर देता है। आरोही मिहिर के हैंडसम से फेस को देखती है और सोचने लगती है, ये तो वही होटल वाला लड़का है। आरोही हैरानी से कहती है, आप? वो थोड़ा रुककर कहती है, देखिए होटल में जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। मैंने जूस जानबूझकर नहीं गिराया था। मैंने आपको पहले भी। मिहिर आरोही को इतना घबराया हुआ देखकर बीच में ही कहता है, कोई बात नहीं, तुम पहले रिलैक्स हो जाओ फिर बात करते हैं। आरोही कहती है, हाँ वो मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो। फिर उसे आरव की याद आ जाती है और वो टेंशन में आ जाती है कि उसे उस वक्त आरव के पास होना चाहिए था और वो वहां क्या कर रही है। मीर उसके फेस के एक्सप्रेशन को समझते हुए कहता है,
तुम रोड पर बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आया। मिहिर देखता है कि आरोही बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी और बस रोने ही वाली थी। उसकी आंखों से आंसू बस गिरने ही वाले थे। मिहिर जल्दी से उसे करीब खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। आरोही जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। मिहिर को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक आरोही को क्या हो गया। वो उसकी पीठ सहलाने लगता है। वो उसे शांत कराते हुए कहता है, "Hey, what happened? Why are you crying? देखो, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ।" कुछ देर में आरोही शांत हो गई, पर वो अब भी कुछ सोचते हुए सिसक रही थी और रोने की वजह से उसका सुंदर सा चेहरा लाल पड़ गया था। मिहिर उसे पानी पिलाता है और बेड पर बिठा देता है। मिहिर कहता है, "तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ।" इतना कहकर वो रूम से बाहर चला गया। मिहिर खाना लेकर आता है और आरोही के सामने रख देता है। मिहिर उसे देखते हुए कहता है, "तुम जल्दी से खाना खाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें दवाई भी खानी है।" आरोही अब भी किसी गहरी सोच में डूबी थी और जैसे उसे मिहिर की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। तभी मिहिर का फोन बजता है और वो मोबाइल लेकर बालकनी में चला जाता है। कॉल उसके असिस्टेंट विजय का था। मिहिर फोन उठाता है। दूसरी तरफ से विजय की आवाज आती है। विजय कहता है, "बॉस, आरव का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है। आरोही मैम की बुआ और तनुजा उसके साथ हॉस्पिटल में है और आरोही मैम भी बेहोश होने से पहले हॉस्पिटल से निकली थी।" मिहिर अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहता है, "आरव कैसा है?" विजय कहता है, "आरव की सर्जरी होनी है और शायद आरोही मैम के पास पैसे नहीं थे।" मिहिर अपनी सर्द आवाज में कहता है, "अभी के अभी बेस्ट सर्जन को बुलाकर आरव की सर्जरी कराओ, मुझे कोई मिस्टेक नहीं चाहिए।" "ठीक है बॉस," विजय कहता है। मिहिर फोन रख देता है और मन में सोचने लगता है, तो इसलिए आरोही इतना परेशान थी। वो रूम में वापस आता है और देखता है कि आरोही ने खाने को हाथ भी नहीं लगाया है और वो किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। वो आरोही के पास जाकर कहता है, "तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया?" मिहिर की मैग्नेटिक आवाज सुनकर आरोही अपने ख्याल से बाहर आती है और एक नजर मिहिर को देखकर कहती है, "सॉरी, मुझे लगता है मुझे यहाँ से अब जाना चाहिए।" आरोही की ये बात मिहिर को अच्छी नहीं लगी थी। उसे हल्का गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो कभी लड़की के साथ नहीं रहा था और उसे नहीं पता था कि लड़कियों को किस तरह ट्रीट किया जाता है। फिर भी वो खुद को कंट्रोल में रखते हुए कहता है, "तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पहले तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हें फिर से चक्कर आएंगे।" मिहिर के जोर देने पर ना चाहते हुए भी आरोही बैठ जाती है। मिहिर ने उसकी हेल्प की थी और वो नहीं चाहती थी कि वो उसे मना करे और शायद मिहिर को ये अच्छा ना लगे। वो धीरे से कहती है, "मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है।" मिहिर कहता है, "ठीक है, हम साथ बैठकर खाते हैं।" मिहिर अपने लिए खाना लेकर आता है और आरोही के सामने बैठ जाता है। उसकी नजर बराबर आरोही पर थी, जो नजरें झुकाए धीरे धीरे अपना खाना खा रही थी। दोनों एक साथ खाना खाते हैं। दोनों के बीच एक खामोशी छाई हुई थी, जिसे ना ही मिहिर ने तोड़ने की कोशिश की और ना ही आरोही ने। खाना खाने के बाद मिहिर आरोही को दवाई देता है। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक अनजान इंसान उसकी इतनी परवाह क्यों कर रहा था। उसे बहुत अनकंफर्टेबल भी फील हो रहा था क्योंकि वो किसी अनजान के घर पर थी। आरोही मिहिर को देखते हुए अपनी मीठी सी आवाज में कहती है, "अब मुझे चलना चाहिए। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू।" मिहिर अजीब तरह से उसे देखता है और कहता है, "इतनी रात को कहाँ जाओगी? अभी तुम्हारा जाना सेफ नहीं है। आज तुम यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें सुबह घर छोड़ दूंगा।" आरोही भी सोच में पड़ जाती है, क्या सच में उसका इस वक्त बाहर जाना ठीक था? बिल्कुल भी नहीं। वो कभी भी किसी भी वक्त कभी भी सेफ नहीं थी और कुछ सोचकर ही वो अंदर तक कांप गई थी। मिहिर उसे ऐसे सोचते देख प्यार से कहता है, "इतना सोचो मत, रुक जाओ।" आरोही अपनी ही कश्मकश में फंसी मिहिर को देखती है और अपना सर हाँ में हिलाती है। फिर दोनों के बीच अचानक अजीब सी खामोशी छा जाती है। दो अनजान लोगों के बीच खामोशी का होना कोई बड़ी बात नहीं थी। मिहिर खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, "वैसे तुम्हारा नाम क्या है?" मिहिर ऐसे पूछता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। उसकी नजरें एक पल के लिए भी सामने बैठी लड़की से हटने के लिए तैयार नहीं थी। उसका दिल कर रहा था कि वो उसे इसी तरह बस देखता ही रहे। आरोही जवाब देती है, "आरोही।" मिहिर कहता है, "बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा।" आरोही फीकी सी मुस्कान के साथ कहती है, "थैंक्स।" मिहिर मन में ही कहता है, "मेरे लिए तुम्हारा नाम दुनिया का सबसे अच्छा नाम है, आरोही।"
वो मन ही मन मुस्कुराते हुए आरोही को देख रहा था। आरोही बहुत टेंशन में थी और ये बात मिहिर अच्छे से समझ रहा था। मिहिर उसकी परेशानी समझते हुए खुद उससे पूछने का फैसला करता है और अपनी शांत आवाज में कहता है, तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक है? आरोही अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहती है, नहीं, कुछ भी तो नहीं। आरोही का इस तरह मना करना मिहिर के दिल को चोट पहुंचाता है। वो चाहता था कि आरोही अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसे बता दे और वो एक पल में उसकी सारी उदासी दूर करके उसकी जिंदगी में खुशियां भर दे। मिहिर कहता है, तुम मुझे बता सकती हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। आरोही मिहिर के फिर से पूछने से मना नहीं कर पाती और वो उसका जवाब देती है, वो मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है। वो मुश्किल से ही इतना बोल पाई और ना चाहते उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे थे। वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मिहिर को आरोही के आंसू देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। मिहिर उसे चुप कराते हुए कहता है, तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा उसे। आरोही को पता नहीं क्या होता है, वो मिहिर के गले लगकर रोने लगती है। मिहिर भी उसे कसकर गले लगा लेता है और उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। वो उसे बेड पर बिठाता है और खुद उसके पास बैठ जाता है। आरोही अब भी उसके सीने से लगी रो रही थी। उसकी आंखें बंद थी और उसकी आंखों के सामने उसके पास्ट का सीन किसी मूवी की रील की तरह चल रहा था और उसे जैसे कुछ होश नहीं था। वो बस लगातार रोए जा रही थी। मीर उसे चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन आरोही जैसे कुछ भी नहीं सुन रही थी। आरोही रोते रोते ही उसकी बाहों में सो गई। मिहिर को उसे इतनी तकलीफ में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। काफी देर तक उसे यूं ही देखने के बाद वो धीरे से उसके माथे पर किस करता है और उसे इसी तरह ही बाहों में लेकर सो गया। दूसरी सुबह मुंबई में माहिर की नींद उसके असिस्टेंट के कॉल करने से खुलती है। वो उससे बात करता है और वॉशरूम की ओर चल देता है। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो रात भर नहीं सोया था। माहिर रेडी होकर नीचे आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। वो सभी को गुड मॉर्निंग विश करता है। माहिर हर्ष को देखता है जो अपना नाश्ता कर रहा था। वो उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, आज तू इतनी जल्दी कैसे उठ गया? हर्ष मुंह बनाते हुए कहता है, क्या भाई आप भी, मैंने सोचा आज हम साथ में ही चलते हैं, आप मुझे रास्ते में कॉलेज छोड़ देना। माहिर कहता है, ठीक है, तू जल्दी से रेडी हो जा। हर्ष माहिर के चेहरे को देखते हुए कहता है, वैसे भाई आपको देखकर लगता है आप रात भर ठीक से सोए नहीं है। हर्ष की बात सुनकर माहिर के ख्यालों में फिर से निष्ठा आ जाती है। वो रात भर उसके बारे में सोच सोच कर ही तो नहीं सो पाया था और जब उसे नींद आई तो भी निष्ठा उसके सपनों में आकर उसे तंग कर रही थी। हर्ष उसे फिर कहता है, क्या हुआ भाई, किसके बारे में सोच रहे हो? माहिर उसे अजीब तरह से देखता है और कहता है, कुछ नहीं, तू जल्दी जा, हमें निकलना भी है। निष्ठा का घर। सूरज सर पर चढ़ने आया था और हमारी निष्ठा माहिर की नींद उड़ाकर बेफिक्री से सो रही थी। उसने अपने पिलो को कसकर गले से लगाया हुआ था और पर्दे से आती हुई सूरज की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। अरे निष्ठा बेटा, उठ भी जा, बहुत देर हो गई है। निष्ठा की माँ प्रेरणा उसे आवाज देते हुए कहती है। निष्ठा नींद में कहती है, हाँ माँ, बस थोड़ी देर और। इतना कहकर वो करवट बदलकर फिर से सो जाती है। निष्ठा की माँ प्रेरणा उसे देखते हुए कहती है, तू उठ रही है या मैं आऊं? निष्ठा उठते हुए कहती है, उठ गई हूँ माँ, और मुंह बनाकर घड़ी की ओर देखने लगती है। जैसे ही उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है, वो चौंक कर बेड से उठती है और कहती है, माँ, आपने अभी तक मुझे उठाया क्यों नहीं था? प्रेरणा जी कपड़े समेटते हुए कहती हैं, मैं अभी तक तुझे उठा ही रही हूँ, अब राजकुमारी का मन हो तभी वो उठेगी ना। निष्ठा बाथरूम की ओर दौड़ कर जाते हुए कहती है, मैं आज लेट कैसे हो सकती हूँ? थोड़ी देर बाद निष्ठा तैयार होकर रूम से बाहर आती है। उसे जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे आता देख उसके चाचा राघव कहते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? निष्ठा उसके पास जाते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग चाचू, मैंने बताया था ना आपको, मेरा सपना पूरा होने वाला है और आज मेरा पहला दिन है। राघव कहता है, तुम्हारे डांस के लिए ऑल द बेस्ट। वैसे कौन सी कंपनी में जा रही हो तुम? निष्ठा बड़ी सी मुस्कुराहट लिए कहती है, स्टार एंटरटेनमेंट।